हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ुहैरफ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं हूँ ज़ुहैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। जो भी स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं या 11th में या 12th में हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ये चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इससे 7 लेक्चर हो चुके हैं और ये है लेक्चर नंबर 8, जो कि लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम विजिट किए मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। और लेक्चर को अगर अब डायरेक्टली इसी लेक्चर को आप देख रहे हैं तो पहले आप लेक्चर नंबर 1 शुरू कीजिए, फिर यहाँ पे आइए तो आपको शायद बेटर सब कुछ समझ में आए। और इस लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा वो मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पे। तो इस लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होगा वो मैं डाल दूँगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम विजिट करेंगे अगर आप, तो आपको पॉसिबल क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे इस लेक्चर से। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी दे रखा है। और अगर आपको नोट्स चाहिए, जो भी पॉसिबल नोट्स है, तो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है और टेलीग्राम लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ देख सकते हैं एवरीथिंग इज़ फ्री है, हम सब कुछ फ्री है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है आपको, या गेट डेली प्रैक्टिस शीट, मतलब कि डेली प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। मैंने म्यूसिस 1 में एनाफेज 1 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, टेलोफेज 1 से बात करेंगे और टेलोफेज 1 को पढ़ने के बाद म्यूसिस 2 शुरू करेंगे और उसके बाद टेलोफेज 2 तक पढ़ेंगे। टेलोफेज 1, it begins with chromosome have reached the poles। एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ था और क्रोमोसोम जो है वो पोल की तरफ मूव करने लगे थे। ठीक है, जैसे ही क्रोमोसोम पोल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, जैसे ही क्रोमोसोम पोल पे पहुंचेंगे वैसे क्या होगा कि टेलोफेज शुरू। जैसे ही क्रोमोसोम पोल पे पहुंचे मतलब टेलोफेज शुरू हो गया। दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि प्रोफेज 1 में गायब हो गए थे, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है टेलोफेज 1 में वापस से दिखने लगेंगे। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होने लगेगा। ठीक है, टेलोफेज 1 में क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन होने लगेगा। स्पिंडल एपरेटस डिसअपियर्स, और स्पिंडल एपरेटस जो है वो गायब हो जाएंगे वापस से। The nuclei are formed which are having half number of chromosome in the comparison to the parental cell। तो टेलोफेज 1 में जब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा तो उस न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो हाफ होगा, आधा होगा पेरेंटल क्रोमोसोम के पेरेंटल न्यूक्लियाई के मुकाबले। पेरेंटल न्यूक्लियाई में अगर क्रोमोसोम नंबर 2n था तो डॉटर न्यूक्लियाई में टेलोफेज 1 में जो न्यूक्लियस देखने मिलेगा उसमें क्रोमोसोम नंबर जो वो क्या होगा, वो n होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो टेलोफेज 1 में देखिए क्रोमोसोम ब्लू वाला है और रेड वाला, दो तरह का क्रोमोसोम है, एक ब्लू यहाँ पे और एक रेड वाला यहाँ पे। ये और ये दोनों डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये एनसीईआरटी का फिगर देख सकते हैं टेलोफेज 1 का, ध्यान से फिगर को देख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में कुछ फिगर आ जाए। देखिए शुरू से प्रोफेज 1 था, मेटाफेज 1 जिसमें क्रोमोसोम अरेंज हुआ मेटाफेज प्लेट पे। एनाफेज 1 क्रोमोसोम मूव करके पहुंचा पोल पे। और टेलोफेज 1 दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गया, एक और ये दो। ठीक है, तो ये म्यूसिस 1 है, ध्यान समझ लीजिए फिगर को। आगे बढ़ते हैं इंटरकाइनेसिस पे। म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 के बीच जो टाइम गैप है वो होता है इंटरकाइनेसिस। इट इज़ द टाइम गैप बिटवीन म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 के बीच जो टाइम गैप, जो वक्त है, जो वक्फा है, वो है इंटरकाइनेसिस। ठीक है,
इट इन्वॉल्व्स ओनली प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस। म्योसिस 1 और म्योसिस 2 के बीच में जो टाइम गैप है वो इंटरकाइनेसिस है, और इंटरकाइनेसिस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, ओनली प्रोटीन एंड आरएनए की सिंथेसिस होती है इंटरकाइनेसिस में। कंसिस्ट ऑफ G1 एंड G2, एस फेज एब्सेंट। इंटरकाइनेसिस में G1 फेज और G2 फेज होता है, ठीक है, ओनली एस फेज नहीं होता। इंटरकाइनेसिस फेज में G1 और G2 होता है, एस फेज एब्सेंट होता है। शुरू करते हैं म्योसिस 2। और म्योसिस 2 को शुरू करने से पहले नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है म्योसिस 2 की, उसकी बात करते हैं हम लोग। नीड ऑफ म्योसिस 2 मतलब म्योसिस 2 की ज़रूरत क्यों है। डिसजंक्शन इज द फीचर ऑफ एनाफेज 1 which involves the separation of the homologous chromosomes, so meiosis 1 is called the reductional division। एनाफेज 1 का फीचर क्या है, डिसजंक्शन, मतलब कि होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होना, ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाना। ठीक है, एनाफेज 1 में म्योसिस 1 के एनाफेज 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, और म्योसिस 1 को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। बट आफ्टर म्योसिस 1 ईच क्रोमोसोम इज स्टिल ए डाइआड, still having 2 chromatid, so due to meiosis 1 the chromosome number is half, but each chromosome has a double amount of DNA। important point ध्यान सुनिएगा, meiosis 1 में क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ था, ठीक है, क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ था, लेकिन सेंट्रोमेयर का सेपरेशन नहीं हुआ था। ठीक है, क्रोमोसोम जो है स्टिल डाइआड है। ठीक है, क्या है, क्रोमोसोम स्टिल डाइआड है म्योसिस 1 में, क्योंकि म्योसिस 1 में क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ था, 2 क्रोमोसोम अलग अलग हो गए थे, लेकिन क्रोमैटिड का सेपरेशन नहीं हुआ था, सेंट्रोमेयर का सेपरेशन नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए क्रोमोसोम जो है स्टिल डाइआड के फॉर्म में है। तो म्योसिस 1 में क्या हुआ कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, आधा तो हो गया, लेकिन अभी भी हर एक क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड है। ठीक है, 2 क्रोमैटिड देखने मिल रहा है अभी क्रोमोसोम के पास। तो इस डीएनए कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए म्योसिस 2 होता है। ठीक है, सो एज टू रिड्यूस दिस डीएनए कंटेंट टू नॉर्मल, म्योसिस 2 इज नीडेड। तो आया समझा म्योसिस 2 क्यों नीडेड है। म्योसिस 2 की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि म्योसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर आधा हुआ था, लेकिन अभी भी क्रोमोसोम के पास डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल है, मतलब कि अभी भी क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड देखने मिल रहे हैं। तो म्योसिस 2 की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि 2 क्रोमैटिड जो है वो अलग अलग हो जाए, ओनली 1 क्रोमैटिड देखने मिले क्रोमोसोम में, और डीएनए का जो अमाउंट जो है वो आधा हो जाए, इसे म्योसिस 2 की ज़रूरत है। ठीक है, म्योसिस 2 ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल और होमोटाइपिक डिवीजन बिकॉज क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम आफ्टर म्योसिस 1। तो म्योसिस 2 को हम लोग इक्वेशनल या होमोटाइपिक डिवीजन कहते हैं, क्योंकि म्योसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर जो है हाफ नहीं होता है। ठीक है, म्योसिस 2 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता। क्रोमोसोम का नंबर कब हाफ होता है, क्रोमोसोम का नंबर जो हाफ होता है म्योसिस 1 में। म्योसिस 2 इज जस्ट लाइक सिंपल माइटोसिस। सुनिए ध्यान से, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था माइटोसिस, तो बिल्कुल माइटोसिस जैसा ही होता है म्योसिस 2। ठीक है, माइटोसिस और म्योसिस 2 बिल्कुल एक जैसा है। म्योसिस 2 में फेजेस होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। प्रोफेज 2 बात करते हैं पहले, इट इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस प्रोफेज। प्रोफेज 2 जो म्योसिस 2 का वो बिल्कुल माइटोसिस के प्रोफेज जैसा है। द न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus फॉर्मेशन बिगिन इन द प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन की शुरुआत हो जाती है, और प्रोफेज 2 के लास्ट में एकदम
लेट प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus कंप्लीट तैयार हो जाता है। न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus ऑर्गेनाइज परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द म्योसिस 1। म्योसिस 1 में न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus सपोज करिए कि ऐसे ऑर्गेनाइज हुए थे, तो म्योसिस 2 में न्यूक्लियर स्पिंडल apparatus जो है ऐसे ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर। The prophase 2 has 3 subphases which are similar to mitosis prophase subphase। तो प्रोफेज 2 में 3 सबफेजेस होते हैं जो कि बिल्कुल माइटोसिस के प्रोफेज के सबफेज जैसे होते हैं। मतलब कि माइटोसिस में जो प्रोफेज था उसमें कौन कौन सबफेज थे? अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। उसी तरह प्रोफेज 2 में भी अर्ली प्रोफेज 2 होगा, मिडिल प्रोफेज 2 होगा और लेट प्रोफेज 2 होगा, ठीक है। देखिए ये प्रोफेज 2 है और एनसीईआरटी की फिगर है, ये ध्यान से देख लीजिए। आते हैं मेटाफेज 2 पे। इट जस्ट लाइक माइटोसिस मेटाफेज, ईच क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्व ऑन इक्वेटर, ईच सेंट्रोमेयर ज्वाइंड बाय स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। मेटाफेज 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस के मेटाफेज जैसा होता है। क्रोमोसोम जो है अपने आप को मेटाफेज प्लेट पर अरेंज कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं। मेटाफेज प्लेट बोलो या इक्वेटर पे बोलो, इक्वेटर पर अलाइन कर लेते हैं। और हर एक सेंट्रोमेयर से स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच हो जाता है दोनों पोल की तरफ से, ठीक है। देख सकते हैं इस पोल से निकला स्पिंडल फाइबर और इधर अटैच हुआ, इस पोल से निकला और इधर अटैच हुआ, इधर अटैच हुआ और इधर अटैच हुआ। देख सकते हैं ये है सेंट्रोमेयर। एनाफेज 2 में आते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक माइटोसिस एनाफेज। एनाफेज 2 जो है बिल्कुल माइटोसिस का जो एनाफेज था बिल्कुल वैसा ही होता है। इट इज़ द ओनली फेज ऑफ म्योसिस इन विच स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर अकर्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, म्योसिस का जो ओनली फेज है जिसमें सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होती है वो है एनाफेज 2। एनाफेज में सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होती है तो एनाफेज 2 में होती है। डायड बिकम मोनैड इन दिस फेज। एनाफेज 2 में क्या होता है, जो डायड होता है वो मोनैड हो जाता है। मतलब कि क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड देखने मिल रहे होते हैं अब तक, लेकिन एनाफेज 2 में आकर के वो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, सेंट्रोमेयर का स्प्लिट देखने मिलता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है तो डायड हो जाता है मोनैड। मतलब कि एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड देखने मिलते हैं एनाफेज 2 के बाद। इट नॉर्मलाइज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम। तो एनाफेज 2 डीएनए का अमाउंट को नॉर्मलाइज कर देता है क्रोमोसोम में। देखिए सेपरेट हो गया, ये से एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड ये और एक क्रोमेटिड ये। तो एनाफेज 2 है ये। आगे बढ़ते हैं टेलोफेज 2 की तरफ। टेलोफेज 2 इट जस्ट लाइक ए माइटोसिस टेलोफेज। माइटोसिस का जो टेलोफेज है बिल्कुल वैसा ही होता है टेलोफेज 2। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस से दिखने लगते हैं टेलोफेज 2 में। एट द एंड ऑफ द म्योसिस वी गेट 4 टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई। म्योसिस के एंड पे जब म्योसिस कंप्लीट हो जाता है तो म्योसिस के एंड पे हम लोग को 4 डिफरेंट न्यूक्लियाई देखने मिलते हैं। मतलब कि जो न्यूक्लियाई देखने मिलता है म्योसिस 2 के एंड पे वो उस न्यूक्लियाई जो चारों न्यूक्लियाई होता है, चारों जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। तो म्योसिस 2 की एंड पे जो न्यूक्लियाई देखने मिलता है, 4 न्यूक्लियाई देखने मिलता है और ये चारों न्यूक्लियाई जो है जेनेटिकली डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 न्यूक्लियाई और चारों डिफरेंट होता है जेनेटिकली, जो कि म्योसिस 2 के एंड में देखने मिलता है। मतलब कि टेलोफेज 2 में देखने मिलता है। देखिए प्रोफेज 2, देखिए प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 में स्प्लिट कर गया
क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया और टेलोफेज 2 देख सकते हैं आप। ये प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस, म्यूसिस के इंपॉर्टेंस को थोड़ा देखते हैं। इट अकर्स एट द टाइम ऑफ गेमेट और स्पोर फॉर्मेशन, जब गेमेट का फॉर्मेशन होता है या स्पोर का फॉर्मेशन होता है उस वक्त म्यूसिस की ज़रूरत होती है। तो गेमेट और स्पोर का फॉर्मेशन म्यूसिस से ही होता है। म्यूसिस एंड फर्टिलाइजेशन वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन टू मेंटेन कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। म्यूसिस और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, एक साथ काम करता है कोऑर्डिनेट वे में। पहले म्यूसिस होगा तो उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। तो म्यूसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, ठीक है, 2n से n हो गया। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो जाएगा। मतलब कि जब म्यूसिस हुआ तो 2n से क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, n हो गया, 2 सेल बनी n करके। जब फर्टिलाइजेशन होगा दोनों सेल फ्यूज करेगी, वापस से 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने मिलेगा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट म्यूसिस विल रिजल्ट इंटरपोलॉइडी 4n। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ बिना म्यूसिस के तो क्या होगा, इंटरपोलॉइडी की कंडीशन देखने मिलेगी। मतलब क्रोमोसोम नंबर जो है वो 4n देखने मिलेगा, ठीक है। मान लें कि म्यूसिस नहीं हुआ, गेमेट का फॉर्मेशन हुआ माइटोसिस से, तो गेमेट जो बनेंगे उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 2n ही रहेगा। और जब 2 गेमेट फ्यूज़ करेंगे 2n तो क्या होगा, 4n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने मिलेगा जाइगोट में। तो इंटरपोलॉइडी देखने मिलेगा हम लोग को। सो वी कैन से दैट बोथ म्यूसिस एंड फर्टिलाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो म्यूसिस और फर्टिलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, दोनों, म्यूसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों। तो ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आप विजिट करिए टेलीग्राम पे और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू दोस्तों।